हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। कहना है पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है, आसमानों के लिए हौसले भी चाहिए, ऊंचे उड़ानों के लिए। क्योंकि कहते हैं इतिहास लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम सभी इन्हीं हौसलों के को पंख देने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में हमारी अध्याय 3 कक्षा 6 भूगोल की समाप्त कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे के क्रम में अध्याय 4 मानचित्र देखेंगे। तो आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक से क्लियर हो रहा होगा, मानचित्र। तो मानचित्र क्या होता है? एक माना गया चित्र। यानी हम पिछले अध्याय में ग्लोब देखे थे, तो हमने ग्लोब के बारे में कहा था कि जो आपका ग्लोब होता है ये क्या कराता है? पृथ्वी या विश्व के स्थानों का हमें अध्ययन कराता है। लेकिन हर दशा में ऐसा नहीं है कि ग्लोब से ही हम पृथ्वी के बारे में हमें ज्ञान हो सके या पूरी पृथ्वी का अध्ययन हो सके। तो इस दिशा में या पृथ्वी के अध्ययन की सुविधा के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्र का जो जनक होता है, मानचित्र का जो जनक है, हम टालमी को मानते हैं। क्योंकि टालमी ने अपनी पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना, टालमी की एक पुस्तक थी, ग्रहीय परिकल्पना में इन्होंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को चित्रांकित किया था। इसलिए टालमी को हम मानचित्र का पितामह या जनक कहते हैं, या फादर ऑफ मैथ्स कहते हैं। जरा इसे देखिए। तो मानचित्र का जनक टालमी, क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी ग्रहीय परिकल्पना। ग्रहीय परिकल्पना में इन्होंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को चित्रांकित किया था। इसलिए मानचित्र का जनक या जब मानचित्र का पितामह किसको कहते हैं? टालमी को। आइए आगे देखते हैं। तो अगली पॉइंट में हम देखेंगे मानचित्र क्या होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे मानचित्र क्या होता है। तो आप सभी मानचित्र की परिभाषा लिखिए। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह या इसके, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से समतल सतह पर खींचा गया चित्र। देखिए, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह या इसके
एक भाग का पैमाने के माध्यम से समतल सतह या कागज पर खींचा गया चित्र जो होता है ये क्या कहलाता है? मानचित्र। तो लिखिए, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से समतल सतह अर्थात कागज पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। जा देखिए इसे। अब मानचित्र का वर्गीकरण देखें। मानचित्र का वर्गीकरण, तो मानचित्र का वर्गीकरण हम पहला करते हैं भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा थीमैटिक मानचित्र। जरा तीनों को आप लिखिए। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। मुख्यतः जो आपकी एनसीईआरटी कराती है तो तीन प्रकार से मानचित्र का वर्गीकरण कराती है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। देखिए जरा इसे। आइए आगे देखते हैं। हेडिंग भौतिक मानचित्र। लिखिए जरा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो क्या होगा? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, नोट कीजिए जरा, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दर्शाने वाले
तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगला डालिए राजनीतिक मानचित्र। राज्यों लिखिए, राज्यों, नगरों, शहरों, राज्यों, नगरों, शहरों, राज्यों, नगरों, शहरों, एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो लिखिए जरा, राज्यों, नगरों, शहरों और राज्यों, नगरों, शहरों और विश्व विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक लीजिए जरा, राज्यों, नगरों, शहरों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नोट कीजिए आप सभी। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगला जो तीसरा मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र लिखिए, कुछ विशेष जानकारियां जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र
थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। लिखिए, ये कुछ विशेष जानकारियां जैसे सड़क, वर्षा, वन उद्योग, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, आदि के भीतर को दर्शाने मानचित्र थीमेटिक कहलाते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, जल, वन, उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों की अगली पॉइंट लिखिए नोट करके, जो इन सभी मानचित्रों की क्या आती है, एक पुस्तक आती है। पुस्तक को हम क्या कहते हैं, एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। यह क्या होता है, मानचित्र की पुस्तक होती है। नोट करिए जरा। आइए देखते हैं एटलस होता क्या है। तो आज हम आप सभी को एटलस भी दिखाते हैं क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, आपका एटलस होता है। क्या होता है, एटलस होता है। ये कैसे होता है, तो ये मानचित्र की क्या होती है, पुस्तक होती है। इसमें शुरू से लास्ट तक आप देखोगे जो एटलस होता है, इसमें क्या होता है, केवल और केवल मानचित्र होता है। तो मानचित्र की पुस्तक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। इसमें आपके जो है राजनीतिक मानचित्र, भौतिक यानी कि फिजिकल मैप और थीमेटिक्स, ये सारे मानचित्र आपको दिखाए जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, इंडिया का ये फिजिकल मैप है। आप ये देखेंगे यानी कि ये भौतिक मानचित्र है। आप इसे देखेंगे तो भारत के दोनों मानचित्रों में आप अंतर को देखिए। ये जो मानचित्र है आपका, ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है, यानी कि राजनीतिक मानचित्र है। ये क्या दिखाता है, राज्यों की सीमाओं को दिखाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आइए आपको थीमेटिक मैप भी दिखाते हैं। तो जब हम इन प्रकार के मानचित्रों को देखते हैं, जैसे हमारे उत्पादन को दिखाते हैं, यानी विशेष जानकारियां जो देते हैं, इसी में आपका वर्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्षेत्र ऐसे आगे आएंगे। आपको सड़क मार्गों को दिखाते हैं, रेलवे मार्ग दिखाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको, थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। तो हमने जब मानचित्र का वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार के आपके मानचित्र मिले। पहला फिजिकल मानचित्र यानी भौतिक मानचित्र, दूसरा आपका जो है पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा आपका थीमेटिक मानचित्र मिला। और इन सभी का जो सम्मिलित रूप से जिस पुस्तक में हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। जरा नोट कीजिए इसे,
नोट हो गया होगा, आई होप। आइए आगे देखते हैं। तो अब मानचित्र में दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है इस पे, मानचित्र पे? तो सपोज करिए कि ये हमने दो जिलों के बीच की दूरी लिया। ये आपका जिला ये है और ये आपका जिला बी है। दोनों के बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर है। अब हमें जब मानचित्र पे दिखाना होगा तो क्या हम यहाँ पे मानचित्र में 20 किलोमीटर लंबा कागज लेंगे, उस पे मानचित्र दर्शा देंगे? नहीं है ना। तो क्या करेंगे, यहां हम इसको क्या बनाएंगे, एक पैमाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैमाना। सपोज करिए कि हमने मानने के लिए मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 किलोमीटर। अब हमने क्या बनाया, ये हमारा पेज था मानचित्र बनाने के लिए और ये हमारे दो जिलों की डिस्टेंस थी, इसको हमें इस पे दर्शाना था। हमने यहां दिखाया ये और यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी लिया, यहां दिखा दिया बी और पैमाना क्या लिख दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो जब हमें यहां पे हमने इसको मेजर किया स्केल रख के, तो यहां कितना निकला, 2 सेंटीमीटर की दूरी। 2 सेंटीमीटर को जब हमने यहाँ पैमाने पे रखा तो कितना निकला, 20 किलोमीटर। तो इसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मानचित्र पे दूरी को दर्शाना। जैसे आपने सपोज किया यदि हमें पूरे भारत का मानचित्र बनाना हो तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर दर्शा लिए। 1 से भी बराबर 500 किलोमीटर हमने दर्शा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, छोटे पैमाने के मानचित्र। यदि कागजों पे किसी बहुत बड़े स्थान को दिखाना हो तो यहां हमें किसका प्रयोग करते हैं, छोटे पैमाने का मानचित्र। यदि इसे हम माने, इस वाले मानचित्र को जो हमने दिया, ये क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने का मानचित्र। क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने का मानचित्र। यदि हमने मान लिया ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे छोटे पैमाने का मानचित्र। तो छोटे पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मानचित्र में किसकी बात करेंगे, दिशा की। किसकी बात करेंगे, दिशा की। हमें बात करनी है दिशा की। तो आप मानचित्र में देखे होंगे कि जब आप मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में क्या होता है कि ऊपर क्या लिखा होता है, एक ऐसे जो है चित्र बना होता है। यहां लिखा होता है ऊ, यहां लिखा होता है दा, यहां पे लिखा होता है पूर्व, यहां पे लिखा होता है पश्चिम। तो मानचित्र में जब हम दिशा देखने की बात करते हैं तो कुछ हमारा ऐसा और ऐसी आकृति हमें मिलती है। इस आकृति को हम उत्तर, इसे दक्षिण, नोट कीजिए, इसे पश्चिम, इसे पूर्व। अब ये क्या होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच है तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे,
उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। देखिए जरा इसे, सपोज कीजिए ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है। और ये एक आपके यहां मंदिर बनी हुई है, ये आपके यहां मंदिर बनी हुई है। आपके घर से मंदिर किस दिशा में स्थित है? आपके घर से मंदिर किस दिशा में स्थित है? हमें मंदिर कहाँ, घर अपना कहाँ मानना है? पॉइंट सेंटर कहाँ मानना है? यहाँ पे। यहां से घर किस दिशा में स्थित है? हम कह देंगे दक्षिण पूर्व दिशा में घर स्थित है। अब हमें कोई कह दे कि मंदिर से आपका घर किस दिशा में स्थित है, तो हम सेंटर में किसको मानेंगे? मंदिर को। घर आपका किधर स्थित है? उस उत्तर पश्चिम में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार देखिए जरा, और इस इमेज को आप ड्रा कीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ये जो चित्र होता है इसको कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? ये जो डायग्राम बनाया है इसको क्या बोलते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। नोट कीजिए। यहीं पे आप एक दिक्सूचक यंत्र होता है जिससे क्या ज्ञात करते हैं? हम दिशा ज्ञात करते हैं। लिख लीजिएगा, दिशा का ज्ञान करने के लिए हम दिक्सूचक या इंग्लिश में कहते हैं कंपास का प्रयोग करते हैं। जो कंपास होता है कुछ आपका ऐसा होता है, इसके बीच में एक जो होती है, इधर आपका एस लिखा होगा, इधर आपका एन लिखा होता है, और इसके बीच में एक जो है मैग्नेटिक सुई जो है पड़ी होती है, जो हमेशा ये एन और एस को दर्शाती है। यानी ये उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोट करती है, जिसके माध्यम से हम क्या जानते हैं? दिशा का ज्ञान करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंपास और हिंदी में दिक्सूचक। जरा देखिए इसे। चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम प्रतीक या रूढ़ चिन्ह। इस पे आते हैं। प्रतीक या रूढ़ चिन्ह। जो आप मानचित्र पे देखते हैं तो कहां पे क्या चीज स्थित होगा, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? प्रतीकों का या रूढ़ चिन्हों का प्रयोग करना होता है। तो आइए पहला हम देखते हैं रेलवे लाइन। क्या देखते हैं? रेलवे में जो है आपकी 3 कैटेगरी बनेगी। पहली आपकी कौन सी बनेगी? बड़ी लाइन। दूसरी बनेगी आपकी मीटर लाइन, और तीसरा बनेगा रेलवे स्टेशन। तो पहली कौन होगी? बड़ी लाइन, मीटर लाइन, और चौथा होगा रेलवे स्टेशन। तो बड़ी लाइन को जब हम दर्शाते हैं तो कुछ ऐसे बॉक्स लेते हैं।
इस प्रकार से हम किसको दर्शाते हैं, बड़ी लाइन को। फिर हम जो आपकी मीटर लाइन होती है उसे कुछ ऐसे, ये क्या होती है, आपकी मीटर लाइन होती है। ये क्या होता है, रेलवे स्टेशन का रूट चिन्ह होता है। जरा इसे बनाइए क्योंकि ये आगे आपको आपके काम आएंगे। फिर आपकी आती हैं सड़कें। तो सड़कों में दो प्रकार की कैटेगरी होती है, पक्की और दूसरी कच्ची। तो यदि हम पक्की सड़क की बात करते हैं तो दो पैरेलल लाइन या समांतर रेखा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्की सड़क। और जो कच्ची होती है तो इस प्रकार से इक्वल का सिंबल के आकार में चलती है, इसे हम क्या कहते हैं, कच्ची सड़क। जरा इसे देखिए, आई होप आपने कवर किया होगा। इसको ड्रा करते चलिएगा। आइए देखते हैं सीमा। सीमा का जब आप कैटेगरी करते हैं तो तीन प्रकार से सीमा होती है। आपके नाम की सीमा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आपकी पहले आएगी अंतरराष्ट्रीय, फिर आएगी राज्य की सीमा और फिर आएगी जिला की सीमा। यदि कहीं से अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त हो रही होगी तो एक लाइन, फिर डॉट्स, फिर बिंदु, फिर लाइन, फिर बिंदु मिलेगी। यदि हम बात करेंगे इसकी राज्य सीमा की तो राज्य सीमा में हमें पतली लाइन, थोड़ी सी इससे पतली लाइन, छोटी बिंदु, फिर पतली लाइन, छोटी बिंदु, पतली लाइन, छोटी बिंदु के आकार में मिलेगी। फिर यदि हम जिला की सीमा समाप्त हो रही है बात करेंगे तो ये क्या होगी, कुछ माइनस के सिंबल में इस प्रकार से हमें मिलेगी। फिर हम बात करते हैं नदी का सिंबल क्या होगा, कुआं का सिंबल क्या होगा, तालाब का सिंबल क्या होगा, नहर का सिंबल क्या होगा, और इसी के साथ छतरी, यानी कहीं कोई रेडियो प्रसारण आदि केंद्र अगर है, रिले केंद्र है तो छतरी। तो मंदिर पहले हम देखेंगे क्या, नदी, इसमें नीला कलर से ये होगा। कुआं देखेंगे गोल आकार में, ये पूरा क्या होगा, भरा होगा। फिर तालाब देखेंगे, यहां ब्लू आकार में होगा। फिर हम नहर देखेंगे, नहर, छतरी का आकार कुछ ऐसे होगा। सॉरी, नहर का आकार आपके
नार आइए इधर देख लेते हैं। तो पैरेलल लाइन और फिर ऐसे पुल का सिंबल होगा। और जब हम पुल देखेंगे ये होगा पुल का सिंबल। आप जरा देखिए, फिर आइए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। मंदिर, मस्जिद। यदि हम मंदिर का बात करेंगे ऐसे कुछ सिंबल हमें देखने को मिलेगा मंदिर का। यदि हम गिरजाघर का देखने का बात करेंगे तो कुछ यहां पे ऊपर प्लस का सिंबल मिलेगा गिरजाघर का। यदि हम मस्जिद की बात करेंगे तो ये मस्जिद की कुछ सिंबल मिलेगा हमें। आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखा मिलेगा। फिर देखते हैं थाना यानी पुलिस स्टेशन। पीएस देखने को मिलेगा। फिर बस्ती देखिए यानी निवास स्थान देखने को मिलेगा। तो ये कैसे देखने को मिलेगा, तो कुछ हमारा ऐसे ऐसे करके देखने को मिलेगा क्या, निवास स्थान। फिर हमारा है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जो देखने को मिलेगा कुछ हमारा ऐसे जो है कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। फिर हमारा अगला है पेड़। ये पेड़ हमें देखने को मिलेगा। अगला हम देखेंगे घास कैसे देखने को मिलेगी। तो घास हमारी जो होगी कुछ इस प्रकार से घास हमारी देखने को मिलेगी स्थल पे। इन रूढ़ चिन्हों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो मानचित्र पर कहां पे कौन सी चीजें स्थित हैं का अध्ययन कर सकते हैं। तो आई होप आपका अगला आता है रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है, तो रेखाओं के द्वारा चित्रों का प्रेजेंटेशन जिससे कि याददाश्त वो लंबी समय तक बना रहे को हम रेखाचित्र कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है खाका। तो खाका क्या होता है कि रेखा चित्रों के माध्यम से किसी बड़े क्षेत्र को कागज के छोटे से कागज पर दर्शा देना जो होता है, ये खाका की प्रक्रिया कहलाती है। और जो कागज होता है वो क्या कहलाता है, जो है हमारा
तो वो खाका कहलाता। सपोज करिए आप ये कागज हमने ले लिया, इसमें हमने पूरी यूपी का वो दर्शानी हो, तो जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, यूपी का क्या हो जाएगा, खाका हो जाएगा। यानी रेखा चित्रों के माध्यम से किसी बड़े क्षेत्रफल को एक छोटे से कागज पे दर्शाना, दर्शाया गया जो कागज होगा वो क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। जो अध्याय आपका 4 है मानचित्र, वो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जिसको इसकी ज़रूरत हो आपके अनुसार उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में जो आपका अध्याय 5 होगा। तब तक के लिए आप मुझे मिलते हैं अगली क्लास में अध्याय 5 में। कहना यही है लास्ट में, पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो आप सभी के पंखों को हौसलों की उड़ान देने के लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल चैप्टर 5 लेके हम बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।